मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा इंसान करते नहीं। स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए और कहीं पैसा भी चाहिए। लेकिन मेरी इंग्लिश 4th क्लास से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए शुरू। जो बच्चे सुन रहे हैं उनको भी बोलूंगा कि अगर फादर कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं तो कर लीजिए, जीवन में जरूर काम आए। जर्नी जो थी ये इस तरह से नहीं शुरू हुई थी। काउंसलिंग में मेरे फॉर्म भरने के बाद भी मेरा फॉर्म वहाँ से मिस हो गया था, लेकिन इंग्लिश मीडियम का कोर्स है और तुम हो हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल के। टीचर्स जो बोलते थे तो एक लाइन मैं लिखता था, एक लाइन मेरे पास वाला लिखता था, एक लाइन वो लिखता था और शाम को जाके कंपाइल करते थे कि ओवरऑल टीचर ने क्या पढ़ा। अगर आप ये सोचें कि आप ही सर्वोत्कृष्ट हैं तो समझ लीजिए कि उस दिन से आपका पतन चालू। कैंसर की जितनी सर्विलेंस है उससे लगभग 2.5 गुना हमारी है। रिसर्च जब हम सुनते हैं ना तो हमें लगता है कोई साइंटिस्ट है और कोई लैब में बस काम करते रहते हैं और पागलपन है। मैं अगर आपसे आके कहूँगा कि ऐसा करना है तो आप पे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके साथ वाला जब साथ कर रहा है तो आपको लगता है कि ये बहुत मैं कर सकता। 25 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाना था लेकिन 13 लोगों को दिया गया। आपने कहा कि 2,500 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप 2,500 परिवार को नहीं छू रहे हैं, आप उन 20,000 परिवारों को भी छू रहे हैं जो बच्चे आप। हाँ बिल्कुल। कि मैं अंडर पेड हूँ इसलिए मैं क्लास ढंग से नहीं। अब वो बात नहीं है कि शिक्षक पढ़ाए, बच्चा पढ़े और काम करे। पेरेंट्स उन शायद 1000 या 100 पोस्टर बॉयज को देखते हैं और वो सोचते हैं कि शर्मा जी का बेटा नंबर 1 है तो मेरा भी बेटा नंबर 1 हो। नमस्कार, मैं आपका अभिनंदन विजय फिर से आया हूँ। बहुत खुशी का मौका है। मैं खुद अपने आप को शिक्षाविद कहता हूँ, पर आज ऐसे शिक्षक के सामने बैठा हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बट फिर भी मेरा धर्म है कि उनका परिचय मैं आपको अच्छे से कराऊं। आज मेरे साथ बैठे हुए आशीष बाल्दी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोशन परिवार में, मोशन के प्रांगण में। और आशीष बाल्दी जी की जो अचीवमेंट्स तो मैं क्या बोलूँगा, जो उन्होंने आज तक प्राप्त करा है, जिसको शायद गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज करा है। IIT से, दिल्ली से आपने PhD करी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन UGC और AICTE से आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल चुका है। स्टैनफोर्ड के टॉप 2% जो फार्मेसी में और फार्माकोलॉजी में जो साइंटिस्ट आते हैं उनमें आपका नाम शुमार है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2023 में हमारी माननीय प्रेसिडेंट से आपको अभी बेस्ट टीचर का अवार्ड इन हायर एजुकेशन में मिला है। तो इतने सारे अचीवमेंट्स के साथ ऐसे शिक्षाविद हमारे पास बैठे हुए हैं जो शायद जानते हैं कि शिक्षा को कैसे देखना चाहिए। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आज का सेशन काम का होने वाला है, ज्ञानवान वाला होने वाला है। हो सकता है इसमें कोई फनी एलिमेंट ना हो, पर आपके जीवन को जरूर सुधार सकता है। मुझे ऐसा लगता है सर, आज मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखने वाला हूं, क्योंकि मैं भी शिक्षाविद हूं और शिक्षाविद को हमेशा मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि शिक्षाविद अच्छा तभी होता है जब वो खुद भी एक स्टूडेंट हो। तो आइए संवाद को चालू करते हैं, जानते हैं उन्होंने कैसे शुरुआत करी, क्या क्या चीजें उन्होंने अच्छी करी, क्या क्या बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे इस मुकाम पर पहुंचा जा सकता है, उस पर बात करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर से सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद यहाँ पे पधारने के लिए। आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसके लिए पूरा मोशन परिवार हमेशा कृतज्ञ रहेगा। सर, मेरा पहला प्रश्न, आपके बचपन में आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ, आपकी परवरिश कैसी हुई, और मैं इस बात में उसमें जोड़ना चाहूंगा कि क्या ऐसे संस्कार रहे जिसकी वजह से आप शिक्षण से और शिक्षा से आपको इतना प्रेम रहा, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि मोशन की इस एक्सटेंडेड परिवार से मुझे परिचित कराने का आपने ये अवसर दिया। देखिए, जहाँ तक परवरिश या संस्कार की बात है तो मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रतनगढ़ एक गांव है, बिल्कुल है, जिसकी पॉपुलेशन करीब 8-10 हज़ार है। वहाँ से मैं निकला। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है कि मैं अकेला बच्चा हूँ घर में। अच्छा। और पिताजी जो हैं वो 40 साल से एक फार्मासिस्ट के रूप में मेडिकल शॉप चला रहे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को फार्मेसी से जोड़ना का श्रेय जो है वो मेरे पिताजी को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब बचपन में ये देखा कि वो अपने काम को जिस समर्पण से और जिस त्याग से करते थे, उनका एक हमेशा मोटो होता था कि पेशेंट अगर मेरे यहाँ आया है तो चाहे रात हो या दिन, मुझे उसके लिए काम करना है। तो वो रात को चाहे 12 बजे आता, चाहे 2 बजे आता, वो उठ के अपना काम करते, दवाइयाँ देते। और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा इंसान करते नहीं। तो उन्होंने कहा कि विश्वास एक ऐसी चीज है, ये जो प्रोफेशन है, ये व्यवसाय नहीं है, ये विश्वास है, ट्रस्ट। और ट्रस्ट है ये, क्योंकि आप जानते हैं कि विलेजेस में, गाँव में डॉक्टर्स उतने
हमारे यहाँ अभी भी फैसिलिटी नहीं है दुर्भाग्यपूर्ण। हम्म, तो कहीं ना कहीं एक दवाई की दुकान वाले से ट्रस्ट होता है कॉमन आदमी का, तो वो उन्हीं से मेडिसिन लेता है। और हम सब जानते हैं प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। अगर Correct. विश्वास है तो 40% चीजें तो वैसे ही सही हो सही हो जाती है। तो मैंने देखा कि उनका समर्पण है, और वो मैंने ये भी सीखा और समझा कि उस समर्पण के कारण शायद उन्हें इतना स्नेह मिलता था, इतना उन्हें सम्मान मिलता था। और पैसा तो एक सेकेंडरी प्रक्रिया है, आ जाती है। तो एक प्रोफेशन के रूप में आपको क्या चाहिए? स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए, और कहीं पैसा भी चाहिए। तो तीनों चीजें जिस प्रोफेशन में मिले, उस नोबल प्रोफेशन में जाने में क्या है। तो मुझे लगा कि फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जहाँ मुझे जाना चाहिए। और चूंकि आप बचपन से अकेले रहते हैं तो जिम्मेदारी भी रहती है कि अगर पिताजी कहीं गए हैं तो आपको दुकान भी संभालनी पड़ती है। अच्छा, आपने दुकान भी संभालते तो मैं अगर आप मुझसे रिलेट कर पाए तो हमारे लिए इंग्लिश सरकारी स्कूलों में 6ठी क्लास से शुरू होती थी। दिस इज ए बैट, दिस इज ए बॉल, दिस इज ए वो एक चैप्टर 1 होता था 6th क्लास में। लेकिन मेरी इंग्लिश 4th क्लास से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए शुरू। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो चैलेंज था, मेरे लिए एक इंसेंटिव था कि अगर मैं दिन के 10 प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता था तो मुझे एक चॉकलेट मिलती। अच्छा, पढ़ के समझ लेते थे तो अगर मैं पढ़ के पापा को सही बता देता था तो वो मुझे उसका इनाम देते थे। तो वहां से मेरी इंग्लिश शुरू हुई। जब आप शॉप पे बैठते हैं तो मैथमेटिक्स तो आपकी वैसे ही शुरू हो जाती है, क्योंकि आप सब कुछ करते हैं। कॉमर्स आपकी शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों से मिलना जुलना, उनके व्यवहार को समझना, तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो भी आ जाता वो है। चीजें भी शुरू हो जाती हैं। तो एक प्रोफेशन के रूप में मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा। और मैं बचपन में अपना खेल तो हम खेलते हैं, सब कुछ करते थे, लेकिन जिम्मेदारी में मुझे इस तरह से इन्वॉल्व किया जाता था कि मैं उनसे कुछ दवाइयाँ खरीद लेता था और अपनी दुकान अलग लगा के बैठ जाता था। तो मेरे ग्राहक आते थे तो मैं ही दवाई दूंगा और उसका प्रॉफिट मैं ही रखूंगा। तो वो जो न्यूएंसेस हैं, वो जो इंस्टिंक्ट्स हैं, वो कहीं शायद वहीं से शुरू हुई और फार्मेसी रच बस गया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मतलब जब भी हम कैरियर सिलेक्ट करें तो जरूरी नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है उसको सोच कर करें। हमें अपनी पैशन, अपने एंजॉयमेंट को सोचना चाहिए। जहां हमारा पैशन और जहां हम उसको एंजॉय कर सकें, अगर वो फील्ड हमें मिल जाए तो मुझे लगता है कि फिर उससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ा हुआ है। आज फार्मेसी में बड़े गर्व के साथ इस नोबल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये अगर मैं ड्रिवन नहीं हूँ, सेल्फ ड्रिवन नहीं हूँ, तो मैं इसमें सस्टेन लंबे समय तक नहीं कर पाऊंगा। अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा, अंदर से मोटिवेशन नहीं रहेगी। अगर आज मुझे आप फोर्स करके कहीं भेज देंगे तो मैं रह सकता हूँ, 10 साल रह सकता हूँ, 5 साल रह सकता हूँ, लेकिन कहीं एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा सब बच्चों से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये ना देखें कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या जो दूसरा कोई कर रहा है वो करना है। आप ये देखें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और आपकी कैपेबिलिटीज किस तरफ है। अगर आप ये समझते हैं तो मेरे ख्याल से प्रोफेशन नहीं, फिर वो एक जुनून बन जाता है, और जब वो जुनून बन जाता है तो इंसान बुलंदियां पा ही लेता है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात बोली। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात जो इस पूरे संवाद में थी वो ये थी कि सीखने की कोई जगह या उम्र नहीं होती। आपने अंग्रेजी सीखना जो शायद 6ठी क्लास में चालू होती, सरकारी स्कूल में आप पढ़ते थे, और 4th क्लास से आपने अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया क्योंकि फादर के साथ आप जुड़ गए। तो मैं जो बच्चे सुन रहे हैं उनको भी बोलूंगा कि अगर फादर कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं तो कर लीजिए, जीवन में जरूर काम आएगी। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे बताया आपका बचपन से संस्कारी निकला और उसी वजह से शायद आपकी फार्मेसी में जुड़ाव भी रहा और उसने आपने उसको माना भी सही। आपने आईआईटी से पीएचडी करने का कब सोचा? आईआईटी दिल्ली से आप पीएचडी हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये जर्नी जो थी ये इस तरह से नहीं शुरू हुई थी। ये जर्नी बहुत ही छोटे लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी कि पिताजी की फार्मेसी शॉप है, तो फार्मेसी शॉप के लाइसेंस के लिए आपका फार्मासिस्ट होना जरूरी है। फार्मासिस्ट होना जरूरी, और फार्मासिस्ट के लिए कम से कम आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो इकलौता था तो कहीं ना कहीं ये एक ड्राइविंग फोर्स था कि चलो फार्मेसी में डिप्लोमा करके वापस अपनी शॉप संभालेंगे। तो
इसी उद्देश्य के साथ मैं डिप्लोमा की काउंसलिंग और डिग्री की काउंसलिंग के लिए तब एक ही फॉर्म भरे जाते थे एमपी में। तो मैंने फॉर्म भरा 12th के बाद, और मेरा काउंसलिंग में, हालांकि ये एक अलग वाकया है कि काउंसलिंग में मेरे फॉर्म भरने के बाद भी मेरा फॉर्म वहाँ से मिस हो गया था। अच्छा, तो क्योंकि कंप्यूटराइज प्रक्रिया नहीं होगी उस समय। कंप्यूटराइज प्रक्रिया नहीं थी, तो काउंसलिंग में फॉर्म मिस हो गया। तो हमने एक बार हिम्मत हारी, लेकिन पिताजी ने कहा कि इस तरह से हिम्मत हारने से काम नहीं चलता, अगर कोई मुश्किल है तो उसे फेस करना पड़ता है। तो फिर हम तब के तत्कालीन जो जनशक्ति नियोजन मंत्री, जो इस विभाग को, तकनीकी शिक्षा को भी देख रहे थे, उनसे मिले, और उन्होंने जब हमारी रिसिप्ट देखी और फॉर्म जमा करने का प्रूफ देखा तो उन्होंने 2.5 घंटे काउंसलिंग रुकवा दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि जब तक इस बच्चे का फॉर्म नहीं मिल जाता काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। और 2.5 घंटे बाद वो फॉर्म मिला और मुझे मेरिट लिस्ट में 22nd पे 22nd ए और बी करके जोड़ा गया। अच्छा। और फिर मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो जिंदगी कई बार ऐसे अनचाहे मोड़ ले लेती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें बहुत प्रेशर, उसका ऐसा लग रहा था कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि फार्मेसी करना, और अगर यही टूट जाएगा तो क्या होगा। पर नहीं, अगर कोई रुकावट आती है तो उसे फेस करिए। अगर आप सच्चे हैं तो आपका साथ जरूर मिलता है और आपको सही रास्ता जरूर मिलता है। तो मैं डिप्लोमा की काउंसलिंग के लिए गया, लेकिन चूंकि फॉर्म डिप्लोमा और डिग्री का साथ ही भरा जाता था, तो डिग्री की काउंसलिंग में मेरा नंबर पहले आ गया। अच्छा, डिग्री में पहले आ गया। और डिप्लोमा का शाम को टर्न था, डिग्री का पहले टर्न था, तो डिग्री में आ गया। तो मैंने पापा को कहा कि डिग्री तो ज़्यादा अच्छी है, डिग्री कर लेते हैं, कोई इतनी दिक्कत भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा डिग्री कर लो, लेकिन इंग्लिश मीडियम का कोर्स है और तुम हो हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल के, तो कभी ऐसा ना हो कि तुम वापस आने की तरफ सोचने लगो। तो ये अगर तुम्हारे मन में ध्येय है कि करना है, तो ये आज निर्णय लो और इस निर्णय को सही साबित करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं डिग्री करूँगा। और इस तरह से मैं एक जर्नी की शुरुआत हुई और डिग्री के लिए इनरोल हो गया। जब इनरोल हुआ तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। शुरुआत के कुछ दिनों में तो इंग्लिश में पढ़ाया जाता था तो समझ नहीं आ रहा। तो 4 बेंच छोड़ के हम हिंदी मीडियम वाले सारे बच्चे इकट्ठे होके बैठते थे, क्योंकि शुरू की 2 बेंच पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बैठते थे, उनको इंग्लिश आती थी। हम लोगों को इंग्लिश ना आती थी, बोलना ना सुनना समझना। तो हम लोगों ने कहीं ये सोचा कि क्या करें। तो हम टीचर्स जो बोलते थे, तो एक लाइन मैं लिखता था, एक लाइन मेरे पास वाला लिखता था, एक लाइन वो लिखता था, और शाम को जाके कंपाइल करते थे कि ओवरऑल टीचर ने क्या पढ़ा है। क्या? तो वहाँ से हमने शुरुआत की। और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो मैंने टॉप किया। अरे वाह, क्या सौभाग्य। तो इस तरह से ये जर्नी की शुरुआत। हिंदी माध्यम के जो बच्चे सुन रहे हैं, आपको बीच में रुक रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा भावुक हो गया। हमारे यहाँ बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चे आते हैं और उनको हम एग्जामिनेशन में तो यहाँ पे हिंदी में पार करा देते हैं, नीट वो पार कर लेते हैं या जेई पार कर लेते हैं। पर ये समस्या जो आपने देखी वो अपने कॉलेज में जाके देखते हैं, तो जैसे मतलब उनके लिए बहुत अच्छा लेसन है, बहुत अच्छी समझदारी वाली बात है। कोई बात नहीं, 4-5 अपने जैसे पकड़ लेना, सब एक लाइन लिखना, शाम को जाके कॉन्संट्रेट कर लेना और तब भी टॉपर आ सकते हो, सर ने आके बताया है। तो मतलब ये उनके लिए भी सीखने वाली बात है, क्योंकि कई बार क्या बच्चा हताश निराश हो जाता है कि मैं तो हिंदी माध्यम से यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाते हैं और वो सोचने लगता है कि मैं कर नहीं सकता हूँ। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसा अचीव कर लेते हो, इंग्लिश मीडियम वाला कोई टॉप आता भी तो भी शायद उसका उतना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता जितना शायद आपका बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, मेरे हिसाब से ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगी। खैर मैंने आपको बीच में रोका, माफ़ी चाहूँगा। मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं खासकर, वो 11th और 12th या जब ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज ज़रूर रखें, क्योंकि कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आगे जाके डिग्री में। टर्मिनोलॉजीज आपकी अगर इंग्लिश में भी आपको याद होगी तो आगे आपकी समझ भी उसी हिसाब से जुड़ जाएगी और आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। मतलब जैसे आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, तो फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स आप समझिए, ये थोड़ा सा याद रखिए तो उतना सा भी अगर आप अभी रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा हेल्प आगे मिलेगी, दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा कहीं ना कहीं मेरा ये सोचना होता है कि जब हम हिंदी मीडियम से जाते हैं तो शायद उतनी इंग्लिश हमारी उतनी फास्ट नहीं होती। जब हम एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं डिग्री में, तो हम दूसरे तरीके सोचते हैं, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं,
हम चीज़ों को अलग ढंग से प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो टीचर का ध्यान अपने आप उस तरफ जाता है कि आपने किस तरह से सोच के चीज़ों को लिखा। और जब आप रटते हैं तो एग्ज़ाम देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आप समझ कर अगर लिखते हैं तो जिंदगी भर वो आपके साथ रहता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव। क्या समझ कर लिखते हैं, और वो आपको शायद इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि आप हिंदी माध्यम से, तो अंग्रेजी का वैसे आप अनुवाद करना है तो अनुवाद आप तभी कर सकते हो जब समझ सकते हो। तो मेरे हिसाब से अपन कई बार कमी ढूंढते, पर मुझे लगता है हिंदी माध्यम के होने का बहुत फायदा है, क्योंकि जब आपका इंग्लिश में टीचर पढ़ाएगा तो आपको उसको समझना ही पड़ेगा, तभी आप उसको अपनी भाषा में समझ पाओगे या हिंदी में लिख पाओगे। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। अच्छा, फिर आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपके हैं, 4 पेटेंट्स हैं मेरे हिसाब से जहाँ तक आपके पास हैं, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हल्का हल्का कि क्या पेटेंट्स हैं, उनकी क्या रिसर्च है? ज़्यादा रिसर्च तो शायद हम लोग नहीं समझ पाएंगे, बट फिर भी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने कौन कौन से पेपर्स निकाले और कैसी रिसर्च रही वो। देखिए, जहाँ तक शोध का विषय है, मैं ये कहूँगा कि शोध कभी भी अकेले नहीं कर सकते। अकेले टीम वर्क है, एक टीम का काम है, एंड यू कैन नॉट बी आइलेट्स ऑफ एक्सीलेंस। किसी भी फील्ड में आप हैं, अगर आप ये सोचें कि आप ही सर्वोत्कृष्ट हैं, तो समझ लीजिए कि उस दिन से आपका पतन चालू हो गया। सही बात है। तो आपको ये समझना है कि मेरी अपनी क्या एक्सपर्टाइज है, और एक नेटवर्क क्रिएट करना है। और इसलिए मैं बच्चों को ये कहता हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, चाहे वो MBBS कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो और किसी डिसिप्लिन में है, आपकी क्लास और कॉलेज के जो बच्चे हैं आपके साथ, उनसे आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैरियर में। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपसे पहले आपके सीनियर्स का अनुभव होता है। जब आप के साथ वाले भी आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो 10 साल 15 साल बाद एक ऐसा मुकाम आता है जब आप में से कई लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह पे और अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो आप इंडिविजुअल हैं, एक्सीलेंट हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपका नेटवर्क होगा, जब आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन होगा, तो आप उसको बहुत अच्छे से जी पाएंगे, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। अगर आपके कुछ काम में ऐसा आपको लग रहा है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो कोई और कर सकता है। तो रिसर्च हमेशा एक होलिस्टिक एस्पेक्ट लेके आता है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लेना पड़ता है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है प्रॉब्लम की, कि कैसे ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। रिसर्च का जो क्रक्स है वो ये क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो नेटवर्क से आप उसको कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे खुद के करीब 140 से अधिक क्वालिटी पेपर्स हैं रिसर्च के। करीब 12 बुक्स मैंने लिखी हैं, 35 चैप्टर्स करीब मैं कंट्रीब्यूट कर चुका हूं मेरे फील्ड में। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जो सिंपल मैं समझाना चाहता हूँ, कि हर दिन, हर 2 दिन में मेरे 3 पेपर वर्ल्ड वाइड साइट होते हैं। यानी कि मेरे काम को आधार बनाकर कोई और उसके काम को आगे बढ़ाता है। रेफरेंस लेते हैं, रिफर करते हैं, साइट करते हैं। तो आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हो सकता है आप उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन आपके लार्जर गोल को पहुंचा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई और भी उस पर आपका काम लेकर आगे बढ़ रहा है। और आपका जो मकसद होता है रिसर्च का, मेरा मकसद ये है कि मैं पेपर्स के लिए नहीं लिखता रिसर्च, मैं पेटेंट्स के लिए रिसर्च नहीं करता। ये एक ऑफशूट है, एक बाय प्रोडक्ट है। मेरा जो मकसद है रिसर्च का वो है सोशल इम्पैक्ट। मैं आपसे शेयर करूं कि हमने अभी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। अभी हम 15 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जिसमें, जिस क्षेत्र में मैं अभी काम कर रहा हूँ, बठिंडा, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर बठिंडा को कैंसर कैपिटल कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि इंडिया में अगर कैंसर की जितनी सर्विलेंस है, उससे लगभग 2.5 गुना हमारे एरिया में, और ब्रेस्ट कैंसर उसमें सबसे ज़्यादा है। तो हमने जब स्टडी किया कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर लेवल 1 पे ये डायग्नोस हो जाए तो आपकी जो बचने की
रेट होती है या सक्सेस रेट जिसको हम सर्विलेंस या सर्वाइवल रेट जिसे हम कहते हैं, वो लगभग 90% अच्छा, पहले स्टेज में पता पड़ जाए तो 10 में से 9 लोग बच जाएंगे। बच जाएंगे। लेकिन थर्ड स्टेज पे अगर पता चले तो 10 में से मुश्किल से 1.4 लोग बचेंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं डायग्नोसिस या अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस जरूरी थी। जब हमने डेवलप्ड कंट्रीज को स्टडी किया कि वो कैसे इस पे कंट्रोल कर पाए, तो हमने देखा कि उन्होंने अलग अलग लेवल्स पे स्क्रीनिंग की और एक मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम गाइडलाइंस बनाई। कंट्रीज अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, यूके हो, इन्होंने वो अडॉप्ट किया और आज उनकी सर्विलेंस सर्वाइवल रेट जो है हमसे कई गुना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको सोचा जाए। क्या? तो हमने ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स का सर्वे किया, उन्हें क्या प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि अर्ली स्क्रीनिंग नहीं हो पाती, वो हमने देखा। फिर हमने इंडियन गवर्नमेंट को ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग गाइडलाइन का एक ड्राफ्ट सबमिट किया, जिससे वो नेशन लेवल पे हमारी अपनी हेल्थ की मजबूरियों, हेल्थ सिस्टम की मजबूरियों को समझते हुए, अपनी कंस्ट्रेंट्स को समझते हुए, हमारी कंस्ट्रेंट्स को समझते हुए हमने ऐसे इनपुट्स दिए जिससे वो वर्ल्ड वाइड बिना किसी एक्स्ट्रा सेटअप के इम्प्लीमेंट हो सके। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है। दूसरा कंट्रीब्यूशन में रिसर्च का, क्योंकि रिसर्च जब हम सुनते हैं ना तो हमें लगता है कोई साइंटिस्ट है और कोई लैब में बस काम करते रहते हैं और पागलपन है, वैसा कुछ नहीं है। लोगों की जो समस्या है उसका समाधान ढूंढना भी रिसर्च है। रिसर्च यानी कि आप किसी समस्या को ढूंढकर उसका समाधान वापस से लेके आए। तो फार्मर सुसाइड एक बहुत बड़ी समस्या है पंजाब के, खासकर मजले किसान कहीं भी हों, फार्मर सुसाइड आज भी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हमने ये देखा कि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा है और भी जगह हैं, तो हमने उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वातावरण और उस सब को स्टडी किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है उसकी सहायता से हमने सॉइल की, एग्रो क्लाइमेट की और किन किन क्रॉप्स का वहाँ कल्टीवेशन करके हम जो छोटे फार्मर्स जिनके पास 1.5-2 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, उनको कैसे सस्टेन करें, उनको कैसे हम ट्रेडिशनल क्रॉप जो गेहूं है, धान है, इनसे हम बाहर लाएं और कैसे उनको कैश क्रॉप्स की तरफ से मोटिवेट करें। उसके लिए हमने कुछ आइडियल फार्मर्स जो वहाँ कर रहे थे ऑलरेडी, क्योंकि क्या होता है कि मैं अगर आपसे आके कहूँगा कि ऐसा करना है तो आप पे वो इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके साथ वाला जब साथ कर रहा है तो आपको लगता है कि ये बहुत मैं कर सकता हूँ। तो वो रिलेटेबिलिटी लाने के लिए हमने 50 आइडियल फार्मर सिलेक्ट किए जो उसी क्षेत्र के, उन्हीं से उनकी जो खेती की विधि है वो पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी में नोट करवाई और उन्हीं को हमने एज ए एम्बेसडर या एज रोल मॉडल प्रोजेक्ट किया ताकि हमारे किसान जो हैं उससे जुड़ सके और वो जुड़े। तो रिसर्च ये भी होती है। इसके अलावा ह्यूमन साइकोलॉजी को भी साथ में रहना, रिसोर्सेज को साथ में रखना, अपने कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखना, उसके हिसाब से सॉल्यूशंस बनाना। और कहीं ना कहीं फार्मेसी फील्ड है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स मेरा एक प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में है। 16 हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में हैं, जो मेरी लैब से डेवलप हुए हैं। अच्छा, वो हमारा मेन काम है कि लोगों की जो पेन है उसको रिलीव करें या लोगों को ठीक करें। तो वो तो अपनी जगह है ही, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है, लेकिन सोशल कनेक्ट होना रिसर्च का, आई थिंक यहाँ हम थोड़े लैग कर रहे हैं। जहाँ हम बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक रिसर्च को या एजुकेशन को सोसाइटी से नहीं जोड़ा जाए तब तक वो सार्थक, जो कि वो सोशली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। हाँ। आपने बहुत अच्छी रिसर्च कर ली, पर अगर वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर उसका जो फायदा होना चाहिए था वो लोगों तक नहीं जाएगा। अल्टीमेटली हम रिसर्च इसीलिए कर रहे हैं कि हम मानव जो है उसको कुछ कन्वीनियंस दे पाएं, उसका जीवन आसान कर पाएं, पर अगर उनको समझ नहीं आएगा तो बात है। मैंने मेरे रिसर्च बहुत बढ़िया बात बोली आपने, इतनी सारी रिसर्च करी, उसमें कौन सी ऐसी रिसर्च है जो, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए आपसे बोलना चाहता हूँ कि कई बार मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे अचीवमेंट्स बताए जाते हैं, मैं ये है, फिर भी मुझे मेरे जो अचीवमेंट व्यक्तिगत लगते हैं वो हो सकता है दुनिया को उतने फैसिनेट नहीं करते हो, पर मुझे व्यक्तिगत मुझे पता है कि यार दिस इज द थिंग व्हिच रियली आई हैव डेवलप्ड। ऐसा कोई आपका अचीवमेंट हो कि जो रिसर्च को लेके या कुछ भी, क्या दिस इज व्हाट आई हैव डन इन अ डिफरेंट वे? देखिए,
क्या होता है, रिसर्च जब हम करते हैं तो इंडस्ट्री एक ही चीज सोचती है, कमर्शलाइज। हाँ, उसके लिए प्रॉफिट मेकिंग इज द गोल। तो इंडस्ट्री के लिए जब हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो हमारा एम होता है कि हम उसको कमर्शियल लेवल पे ला सके, ट्रांसलेट कर सके मार्केटेड प्रोडक्ट के। वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो वो हम करते हैं। और उसमें जो एक कॉन्सेप्ट है क्वालिटी बाय डिजाइन, उसमें मेरी एक्सपर्टाइज है। क्वालिटी बाय डिजाइन, हाँ। इसका थोड़ा सा आप समझाएंगे क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब मैं सिंपल सेंस में ये कहूँ तो आप कोई भी काम करें, उस करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। ओके, क्वालिटी बाय डिजाइन यानी कि डिजाइन ही ऐसी हो कि डिजायर्ड क्वालिटी आ जाए। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में मैं हमेशा अपनी शिक्षा में बच्चों को जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको रियल लाइफ से कैसे जोड़ा जाता है, इस पे हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ। तो जैसे आपने बड़ा ऑप्टली मुझे पूछ लिया कि क्वालिटी बाय डिजाइन क्या है। देखिए, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, एक बच्चा है जिसको वो चाह रहा है कि पढ़े, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा, कोई ना कोई कारण है। या तो उसके फ्रेंड्स हैं जो उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, या शायद सोशल मीडिया उसको डाइवर्ट कर रहा है, या शायद पेरेंटल प्रेशर उसे डाइवर्ट कर रहा है, या कहीं ना कहीं वो मेंटली उस स्टेट में नहीं है कि जिससे वो कोप अप कर पाए या वो चीजें। लेकिन जब बच्चा पजल हो जाता है तो वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम तो ये है कि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करें, यही अल्टीमेट एम है। तो क्वालिटी बाय डिजाइन हमें ये सिखाता है कि आपने जो क्वालिटी यानी एम, कोई भी एम आप ले लीजिए। आप कहते हैं कि नीट में क्लियर करना है, आप कहते हैं कि इंजीनियरिंग क्लियर करना है, आपका एम है। उस एम में क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिसका रिस्क हो सकता है क्वालिटी। यानी कि आप क्लियर करना चाहते हैं नीट, आप जेईई क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, डाइवर्शन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, आपकी सोशल मीडिया हो सकती है, प्रेशर जो कारण, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे। तो सबसे पहले तो आप उन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उनकी सीवियरिटी को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि किसी बच्चे के लिए सोशल मीडिया डाइवर्जन है, किसी बच्चे के लिए दूसरे कोई कारण जो है वो डाइवर्जन। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसकी इम्पैक्ट को समझना, ये एक एरिया है क्वालिटी बाय डिजाइन का। और उसके बाद आप किस तरह से अपनी स्टडी को रेगुलराइज करें। जैसे मैंने आपके वीडियो से भी समझा और सीखा कि आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं एजुकेशन में। मैंने देखा कि आपने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया बच्चों को, वो पहिए वाला एक्सपेरिमेंट आपका बड़ा फेमस है, जो शायद कोटा फैक्ट्री का पार्ट भी बना बाद में। तो ये चीजें, उसके साथ साथ आप जो साइंटिफिक प्रिंसिपल सिंपली एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके साथ साथ जिस तरह से आप बच्चों से कनेक्ट करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। मेरा सर आपसे एक प्रश्न और है कि हम सब लोग जानते हैं कि 2023 में आपको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला, वो भी हायर एजुकेशन में प्रेसिडेंट से। तो ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि आपको वो जब मिला या आपके पास कैसे खबर आई कि आपको मिलने वाला है, तब आपकी क्या मनस्थिति थी? कितना, मतलब जाहिर सी बात है आपको बहुत खुशी हुई होगी, तो वो कैसे पल थे? और आपको क्या लगता है कि आपको वो क्यों मिला? आप में एक शिक्षक के रूप में से क्या गुण थे जिसकी वजह से वो आपको मिला? सर, जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो ये उस स्तर का पुरस्कार था जैसे कि शिक्षकों के लिए पद्म विभूषण। तो जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो मेरा ये मानना था कि चलो अप्लाई करते हैं ताकि हमें एटलीस्ट क्राइटेरिया पता चले। अच्छा, अप्लाई करना पड़ता है पहले? क्योंकि हर शिक्षण संस्थान, भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान से लोगों को नॉमिनेट करने की प्रक्रिया थी कि आप अपने संस्थान के बेस्ट टीचर्स को नॉमिनेट करिए, और उसमें से 3 लेवल ऑफ राउंड्स जो हुए वो उनमें से सिलेक्ट होते होते फाइनल इंटरव्यू राउंड हुआ, और इंटरव्यू राउंड के बाद हम 25 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन 13 लोगों को दिया गया। अच्छा, तो ये अपने आप में एक वो थी। लेकिन मुझे क्यों मिला, इस प्रश्न का उत्तर मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि क्या होता है जिंदगी में, आप जिस क्षेत्र में होते हैं, आपके पास जो काम आता है उसको आप मन लगा के करिए, अपना 100% दीजिए। आप छोड़ दीजिए कि क्या होने वाला है,
या क्या मिल जाएगा मुझे, आप करिए, आप सीखिए, आप अपना 100% दीजिए, समर्पण रखिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो आप अपना काम कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में भी कई मौके आए हैं जब मैं अच्छा रिसर्चर था, आईआईटी से पीएचडी की, रिसर्च बहुत स्ट्रांग थी। एक मौके ऐसे आए कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना पड़ा, मैं वहाँ गया, मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे इंस्टीट्यूट टॉप 5 में रहे जहाँ मैंने सर्व किया। फिर मुझे वापस एकेडमिक्स में बहुत अच्छे से, क्योंकि एकेडमिक्स मेरा जुनून था, मैं वो उधर आया। और जहाँ भी रहा, आज भी मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि आज अगर मैं काम करने गया हूँ तो शाम को मैं इस गर्व के साथ लौटूं कि मैंने अपने काम के प्रति पूरा जस्टिस किया। अगर आज मैं क्लास लेके आया हूं तो मुझे ये गर्व होना चाहिए कि ये 60 मिनट में जी के आया। और जब आप ये ध्येय रख लेते हैं या ये सोच रख लेते हैं तो आपके लिए ये गिफ्ट या पुरस्कार या ये सब चीजें फिर सेकेंडरी हो जाती है। हर मोमेंट आपकी जर्नी का जो है वो आपके लिए एक प्राइस हो जाता है। क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं इस पुरस्कार में जब क्राइटेरिया मैंने देखे तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी एक क्राइटेरिया था, इसमें टीचिंग भी एक क्राइटेरिया था, इसमें रिसर्च भी एक क्राइटेरिया था, इसमें सोसाइटल कंट्रीब्यूशन भी क्राइटेरिया था, और इसमें एजुकेशन के लिए आपने क्या किया अब तक ऐसा इनोवेटिव, वो भी एक क्राइटेरिया। ये 5 क्राइटेरिया के करीब 46 सब क्लॉजेस थे। अच्छा, तो जो लाइफ में मैं करता आया ऐसा कोई काम नहीं था जो यहाँ काम नहीं आया। तो जब आप कर रहे होते तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं या ये हम किस लिए कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में एक मोमेंट आएगा जो आपने किया है उसका आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको अगर ईश्वर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है और आपके समझ में नहीं आ रही, करिए उसे। निश्चित है कि उसने बहुत बेहतर सोच रखा है और इसीलिए वो आपसे करवा रहा है। तो ये एक रीजन रहा, खुशी आई। और सबसे बड़ा गर्व मेरे लिए इसलिए है कि मैंने माता पिता की उपस्थिति में ये पुरस्कार राष्ट्रपति से लेके लिए, पूरा परिवार गया साथ, पूरा परिवार हमारा गया। तो मेरी फैमिली, जब देखिए सेक्रीफाइस, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, सेक्रीफाइस फैमिली करती है। सही। क्योंकि प्रॉब्लम जब आती है तो फैमिली आपके साथ खड़ी होती है, टाइम जब आप डिवोट कर रहे होते हैं तो फैमिली का टाइम काट के आप काम को डिवोट कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका श्रेय है, उनकी उपस्थिति में इस कहते हैं ना कि माता पिता की गर्व से छाती चौड़ी कर देना, मतलब वो अनुभव सबसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव है जिसे मैं नहीं भुला सकता। क्या? और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा है कि ये एक पड़ाव है, ये अंत नहीं है, पड़ाव, ये एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत, एक नए जज्बे के साथ। और मैं लिटरली कहूँ कि पिछले सितंबर से लेकर अब तक मेरी सोच में बहुत परिवर्तन है। अब मुझे लगता है कि जो कुछ है वो देना है। पहले कॉम्पिटिटिवनेस थी और अब ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इतना कुछ नवाज दिया है, इतना कुछ दे दिया है, तो कहीं ना कहीं चाहता है कि हमें देना है। सही बात। तो वो चीज लिंक करती है, वो मोटिवेट करती है। और बहुत बहुत सुंदर विचार हैं आपके। और मेरे हिसाब से अचीव करने के बाद ये कहना कि अभी भी और अचीव करना है और सोसाइटी को बहुत कुछ देना है, बहुत बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा है सुनकर। मेरा एक प्रश्न और है शिक्षाविद होने के रूप में, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक भी हमें सुन रहे होते हैं, बच्चे सुन रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए? देखिए, एक शिक्षक जो है ना, उसे पहले तो ये समझना है कि वो उसकी जिम्मेदारी क्या है। एक शिक्षक जो अपने आप में ये काम कर रहा है, देखिए एक इंजीनियर है, अगर वो गलत होगा, एक आध पुल गलत बना देगा, वो टूट। सही बात है। अगर एक डॉक्टर है, अगर वो गलत हो गया तो हो सकता है वो 2-4 लोगों की जिंदगी से कोई खिलवाड़ हो जाए, दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन एक शिक्षक अगर गलत सही नहीं है तो वो कई जनरेशन्स को अफेक्ट करेगा, और वो जनरेशन्स देश की दिशा और समाज की दिशा को निर्धारित करेंगे। तो एक शिक्षक के पास ये विकल्प नहीं है कि वो कंप्रोमाइज करे। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप अपनी क्लास में हैं, आप अपना 200% दे के आइए।
आप ये मत सोचिए कि मेरे से बेहतर, आपसे बेहतर भी बहुत सारे लोग होंगे, आपसे कम भी बहुत सारे होंगे। आप अपना 100% दे के आइए और आप इस काम को इस लहजे से करिए। कहते हैं कि शिक्षक क्या करता है, तो मैं कहता हूँ कि सुंदर सुर सजाने का साज बनाता है, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता है। क्या बात बनाना चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे शिक्षक तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता है। क्या बात, बहुत ही बढ़िया। तो शिक्षक जो है ना, वो उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। हम कभी कभी ये कहते हैं कि चलो आपकी कोचिंग इंडस्ट्री में तो क्या है, आप शिक्षक के टैलेंट के बेस पे उसको सैलरी भी दे देते हैं, पर्क्स दे देते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उस दायित्व को पूरा नहीं किया। तो आप जैसे मैं कहता हूं ना कि एकल श्रेष्ठता, आपके प्रयासों से आपने कहा कि 2500 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप 2500 परिवार को नहीं छू रहे हैं, आप उन 20,000 परिवारों को भी छू रहे हैं जो बच्चे आप। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो दायित्व है आपका, आप उससे हट नहीं सकते। तो दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षक चाहकर भी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, चाहे उसको अंडरपेड है, चाहे वो किसी भी स्ट्रेस पे है, पारिवारिक कोई दिक्कत, पारिवारिक दिक्कत है, चाहे उसकी प्राइवेट मैनेजमेंट है, कई कॉलेजेस में ऐसी हैं जहां प्रेशर बहुत है, मोनेटाइजेशन और पर्क्स उतने नहीं है, वो सब चीजें अपनी जगह हैं। और मैं कहता हूं कि उसके लिए भी लड़ना चाहिए। कहते हैं कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना। तो जिंदा नजर आइए, जब आपके अस्तित्व पर कोई लड़ाई हो आप लड़िए, लेकिन आप अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से भागिए। ये बहाना नहीं चल सकता कि मैं अंडरपेड हूँ इसलिए मैं क्लास ढंग से नहीं। हाँ, ये तो नहीं चल, ये नहीं चल सकता, और ये होना भी नहीं चाहिए। तो वो कभी अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, वो कभी अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। तो दूसरा क्या है कि हम जो ये इंफॉर्मेशन एज है, देयर इज ए फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो बात नहीं है कि शिक्षक पढ़ाए, बच्चा पढ़े और काम खत्म, अब वो बात नहीं है। देखिए, इंटेलिजेंस के भी 3 लेवल। इंफॉर्मेटिव इंटेलिजेंस, जिसमें हम एक इंफॉर्मेशन है वो बच्चे को देते हैं, बच्चा रटता है, पढ़ता है, लिखता है और उसे आगे का सीढ़ी मिल जाती है। दूसरी होती है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस मतलब कि जो पढ़ा है उसको समझे और अपनी जिंदगी में निर्णय लेने के लिए अप्लाई करे, दैट इज कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, आपकी समझ। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है इमोटिव इंटेलिजेंस। आप ना सिर्फ अपने लक्ष्य को देखें, अपने साथ सोसाइटी को देखें, अपने परिवार को देखें, अपने क्लासमेट्स को देखें, उनके साथ रहना सीखें। कहते हैं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों से बाहर आके देखो। सही बात। तो जिंदगी में किताबें अपनी जगह है, अनुभव, ये अनुभव और ये माहौल, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो 60 बच्चे आपके बैचमेट हैं या 100 बच्चे आपके बैचमेट हैं, अगर आपने उनको हैंडल करना सीख लिया तो आप जिंदगी में किसी को भी हैंडल करना सीख लें। सही बात। तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं जिससे व्यक्तित्व बनता है, और ये शिक्षा के साथ आती है। एक माहौल है, एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस है। जॉन डेवे जो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं अमेरिका के 20वीं सदी के, उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन इज लाइफ इन इट्स। तो जिंदगी जीना अपने आप में शिक्षा से ही शुरू होता है। ये कोई शिक्षा जिंदगी की शुरुआत नहीं है, शिक्षा से ही जीवन। तो ये बात अगर शिक्षक समझ जाए तो एक नई पीढ़ी का निर्माण होगा, और एक नई पीढ़ी में वो चीज़ आएगी जो हम कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए सोचते हैं। तो ये जिम्मेदारी एक शिक्षक। क्या बात। तो मेरे हिसाब से शिक्षक जो सुन रहे हैं, क्योंकि मैं अभी खुद शिक्षाविद हूँ, सर्वप्रथम बच्चे के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करना बहुत आवश्यक है। आपको क्या पारिवारिक समस्या क्या है, सैलरी कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, उन सबसे ऊपर ये है कि बच्चों के हितों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी है। मेरा एक प्रश्न
क्योंकि बच्चों पे बात हो रही है, मैं शिक्षाविद भी हूँ, कोटा से ही आता हूँ, और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षा ने ही सब कुछ दिया है। जो मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व है शिक्षा की वजह से ही है, और उसमें जाहिर सी बात है बहुत बड़ी भूमिका बच्चों की। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं, क्योंकि हम साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं, हम उसी के एक्सपर्ट्स खुद को मानते भी हैं, तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का एग्जामिनेशन है। हालांकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी स्ट्रेस होता है, पर फिर भी मुझे लगता है उन सभी स्कूल के एग्जामिनेशन से, बोर्ड के एग्जामिनेशन से ज़्यादा स्ट्रेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई नंबर की नहीं, रैंक की होती है ना। तो उन बच्चों को आप क्या बोलेंगे जिनको स्ट्रेस है अभी, या उसको कैसे दूर करें वो, या कैसे अपने आप को नॉर्मलाइज कर सके, या स्ट्रेस ना लें? आपके क्या विचार है उसमें? देखिए, पहला तो मैं ये कहूँगा कि करीब करीब 36 लाख बच्चे 12th का एग्ज़ाम देते। सही बात है, बिल्कुल। लगभग 10 से 12 लाख जेईई में अपीयर होते हैं, और लगभग 20 लाख अपीयर होते हैं नीट में। बिल्कुल सही बात। आईआईटी की सीट्स 16,300। टायर 1 इंस्टीट्यूट भी ले लूँ तो 50,000, और टायर 1 मेडिकल इंस्टीट्यूट ले लूँ तो शायद 70,000। बिल्कुल सही। 1,20,000 बच्चे टायर 1 में जा रहे हैं। अब हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं? हम स्ट्रेस इसलिए लेते हैं कि शायद हम उस टायर 1 में नहीं पहुंच पाए। यही स्ट्रेस। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि जो 16,000 बच्चे पर ईयर आईआईटी से निकल रहे हैं, क्या वो देश चला रहे हैं? वो अपना योगदान दे रहे हैं, उनके योगदान को मैं अनदेखा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश चल रहा है टायर 2, टायर 3 से निकले हुए अच्छे बच्चों से। कोई भी इंडस्ट्री है, उसकी रिक्वायरमेंट उस टायर 1 इंस्टीट्यूट से बहुत बड़ी है। जो तादाद 1 लाख बच्चों की या 70,000 बच्चों की टायर 1 इंस्टीट्यूट, खाली उनसे देश नहीं चल सकता। उनसे देश नहीं चलता। आपकी जर्नी में शायद 1 पड़ाव 2 पड़ाव, देखिए, जब आप इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, जब आप प्रोफेशन के लिए काम करते हैं, तो आपके इंडिविजुअल टैलेंट को देखा जाता है। आपके बैकग्राउंड को शायद पहली स्टेप में देखा जाए, उसके बाद कभी नहीं देखा जाता। तो आप में अगर टैलेंट है, अगर आपका समर्पण है, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो आपको कोई दुनिया में हरा नहीं सकता। तो ये जो हार और जीत का सवाल आता है रैंक पर, ये मेरे ख्याल से ये उतना बड़ा सवाल नहीं है जितना बच्चे समझ ले, जितना बना लेते हैं। और उनको 10 साल बाद ये रियलाइज भी होता है कि इतनी बड़ी बात थी जिसके लिए उतने परेशान हुए। बिल्कुल। पर अभी वो होते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि पेरेंटल प्रेशर भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। पेरेंट्स उन शायद 1000 या 100 पोस्टर बॉयज को देखते हैं और वो सोचते हैं कि शर्मा जी का बेटा नंबर 1 है तो मेरा भी बेटा नंबर 1 हो। तो ये जो एक सोच है ना, पेरेंट्स से बेहतर जज कौन हो सकता है अपने बच्चे के लिए? शिक्षक तो बाद में आते। सही बात। पेरेंट्स पहले हैं, तो पेरेंट्स अपनी भूमिका को समझें। पेरेंट्स ये समझें कि मेरे बच्चा किस कैपेबिलिटी का है, और अगर वो जितना परफॉर्म कर रहा है उसके साथ रहें, उसका उस बात के लिए सम्मान करें। देखिए, हर बच्चा यूनिक होता है। ये नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री देन यू आर स्टूपिड। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? हमारा एजुकेशन सिस्टम एक एग्जाम लेता है और उसमें हर बच्चे को कैटेगराइज करता है। उस बच्चे का यूनिक टैलेंट कहाँ है? उस बच्चे का अगर मैं कहूँ कि एक पेड़ पर चढ़ना है तो बंदर सबसे पहले चढ़ेगा, मछली नहीं चढ़ेगी। लेकिन अगर मैं नदी में तैरा दूंगा तो बंदर पीछे रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे के टैलेंट को आपको पहचानना है। और मैं इस प्लेटफॉर्म को एक 2 तरीके से आज ये एक बात नहीं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये क्लेम करते हैं कि हमारे इतने बच्चे अच्छी एजुकेशन में चले गए, हायर इंस्टीट्यूट्स में हायर रैंक्स के साथ चले गए। मेरा कहना है कि एक मापदंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये लेना चाहिए कि आपके यहाँ 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या 20,000 टायर 1 में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, आपको भी पता है। लेकिन मोशन एक ऐसी शुरुआत करे कि जहां पर बच्चों की लाइफ कोच हो, जहां पर बच्चों की एबिलिटी के हिसाब से उनके कैरियर का गाइडेंस हो। अगर कोई बच्चा MBBS में नहीं जा सकता तो और कौन से ऑप्शन हैं
जो उस बच्चे की इंडिविजुअल टैलेंट और कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उसे गाइड करें। देखिए पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स क्यों इस रेट रेस में है? पेरेंट्स इसलिए कि वो चाहते हैं बच्चा सेटल हो जाए उसकी लाइफ में, उनसे बेहतर कर ले। अगर आप उसकी लाइफ इस तरह से सेटल करके दे रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ऑप्शंस लेकर, उसको समझाकर, कैरियर काउंसलिंग करके उसको अच्छे इंस्टीट्यूट में, क्या इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के बाद जिंदगी नहीं है? है, बिल्कुल है। और इंडिविजुअल एक्सीलेंस हर फील्ड में है और अच्छे लोगों की हर फील्ड में जरूरत है। तो आपको अच्छे बनना है, आपको स्किल्ड बनना है, आपको एक पर्टिकुलर एम के साथ नहीं चलना है। कहते हैं कि जीवन में अगर सफल होना है ना तो संकल्प जरूरी है, क्या? लेकिन अगर सुखी होना है तो विकल्प जरूरी है। तो जिंदगी में ये नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं हार गया, अगर ये नहीं हुआ तो ये है और इसे भी मैं साबित करके दिखाऊंगा। देखिए सचिन रमेश तेंदुलकर, अगर वो सिंगिंग में होते तो आज सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम आपको याद होता, या लता मंगेशकर क्रिकेट में होती तो क्या हम उनको याद रखते? नहीं। सही समय पे सही स्किल, उसको हार्नेस किया गया, उसका पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया गया और उसे आगे बढ़ाया गया तो वो महान बन गए। तो आप अपनी स्किल्स, पोटेंशियल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों नहीं ऐसा करते कि हम टॉप के 2000 बच्चे तो ठीक है हमारे सिलेक्ट हो रहे हैं टायर 1 में, बाकी 10,000 बच्चे और सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो नीचे हैं, हर बच्चा जिस दिन उस इंस्टीट्यूट का ये कहने लगेगा कि यहाँ जाऊं, अगर मैं मोशन में जाऊं मेरी जिंदगी सिक्योर्ड है, मुझे इंजीनियरिंग मिलेगी, एमबीबीएस मिलेगी ये नहीं पता, जिंदगी मिलेगी और जिंदगी में मैं सफल हो जाऊंगा, अगर वो मार्गदर्शन इन इंस्टीट्यूट से मिलने लगे तो ये डिप्रेशन रहेगा ही। आपकी बहुत बात से मैं सहमत हूँ, और मैं क्योंकि इस क्षेत्र से आता हूँ तो मैं बताऊँ कि मोशन बिल्कुल इसी विचारधारा से चलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम सिर्फ टॉप रैंक्स के पीछे नहीं भागते, कम परसेंटेज सिलेक्शन के पीछे भागते। अभी रिसेंटली हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ को कोटा बुलाया, अपने सारे बच्चों को उनको रूबरू कराया, साउंड इंजीनियरिंग के कोर्सेज, फार्मेसी के कोर्सेज, सबसे उनको एक्सपोज कराया। जैसे आपने बोला कि विकल्प भी जरूरी है जी, तो मैं बच्चों को एक ही बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई असली सफलता, अल्टीमेटली तुम सफल होना चाहते हो तो असली सफलता ये जो मेहनत करने की प्रक्रिया है ना तुम्हारी, इसमें है। इसमें हो सकता है रैंक आगे पीछे ऊपर नीचे, मैं ये बात इसलिए भी बोलना चाह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत इस बात को मानता हूँ कि आज 2,500 लोग हैं, हमारे साथ भी 2,500 लोग काम करते हैं। एक बार सिस्टम में अंदर आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आईटी से कि डॉक्टर है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, दैट व्हाट रियली मैटर्स। यस, मैं शुरुआती तौर पे मानता हूँ कि जब स्क्रीनिंग हो रही होती है तो हो सकता है कि एक टॉप डिग्री वाले को चांस थोड़ा जल्दी मिल जाए, ये मैं मान सकता हूँ, बट उसके बाद आप कैसा परफॉर्म करते हो बहुत मैटर करता है। तो मैं बच्चों को बार बार एक ही बात बोलते हैं हम लोग भी कि नहीं, आपकी असली सफलता उस प्रक्रिया में जो आप कोटा में आके जी रहे हो। मैंने इसको जानता हूँ मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्योंकि कोटा से पला बड़ा हूँ। तो यहाँ पे जो बच्चे मेहनती बनते थे, जो मेहनती थे, भले हो सकता है कि वो मेरे साथ का एक बच्चा था जो मेहनती बहुत था पर किसी कारणवश उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर उसने जीवन में बहुत अच्छा करा क्योंकि मेहनती था। जो बच्चा 12 से 15 घंटे रोज मेहनत करता हो वो जीवन में असफल हो जाए, ऐसा संभव नहीं। तो मेरे हिसाब से आप इस बात से रेजोनेट करते हैं और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि हाँ भाई, हम कोचिंग संस्थानों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ हमें टॉप 10 टॉप 100 की पोस्टर बॉयज पे नहीं जाना चाहिए। जो भी बच्चा हमारे यहाँ पे आ रहा है, मैं खुद में उसको देखता हूँ क्योंकि मैं एक एवरेज बच्चा था पढ़ने में, मैं आईटी में सेलेक्ट हुआ पर मैं एवरेज बच्चा था, पर हम पे ध्यान नहीं दिया जाता था। मुझे लगता है कि अगर एक ऐसे बच्चों पर ध्यान दिया जाए तो जीवन में सफल हो जाते हैं। तो मैं आपसे इस मंच के माध्यम से, क्योंकि आपने आग्रह भी करा, मैं वादा करता हूं कि हम इसी फिलॉसफी के साथ चलेंगे कि जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मोशन में जो भी बच्चा आ रहा है वो ये नहीं सोचे कि सिर्फ मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो ही मैं सफल होऊंगा। उसे पता है कि मैं मोशन चला जाऊंगा तो मैं जीवन में सफल हो जाऊंगा। तो ये विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है। और कुछ आखिरी मैसेज जो आप पेरेंट्स और बच्चों के लिए देना चाहें तो हम सुनना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चा यूनिक है और हर बच्चा सफल हो सकता है अगर उसके शिक्षक उसे सही समय पे सही मार्गदर्शन दे और अगर उसके पेरेंट्स इस बात को समझें कि उनका बच्चा जो है ज़िंदगी में सफल रहेगा। ये विश्वास, देखिए ये सारी चीज़ें जो है विश्वास से चलती है और ये विश्वास अगर बच्चे में आप दे पाए। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट और लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, देखिए हमारा सिस्टम क्या हो गया है, हम यूकेजी से बच्चे को ये कहने लगते हैं कि टॉप आया, कितने परसेंट आए, 90% आए, 93% आए, आज कितने परसेंट लेके आया, रिजल्ट लेके आओ। हम ये कहने लगते हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि आज तूने अपने साथी की किसी की हेल्प की। सही बात है। आज किसी के चेहरे पे तेरे कारण मुस्कान आई,
तो बच्चा क्या होता है, बच्चा उस रेट रेस का या उस दौड़ का हिस्सा अनचाहे बन जाता है कि मतलब टॉप आया तो ही जिंदगी में मैं सफल हूँ, अगर मैं टॉप नहीं आया, अगर मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी शायद ख़राब है या मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उसे ये सिखाएंगे कि ज़िंदगी में एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे का साथ देना, वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है, और उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे तो सक्सेस तो हमेशा उसके साथ रहेगी और साथ में सुकून भी रहेगा। क्या बात, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँ। क्या बात है। सफल भी आप हो गए और खुश नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं, और खुशी असलियत में तब मिलेगी जब आप सफल होकर लोगों की सहायता भी करेंगे। मेरे हिसाब से आज के पूरे सेशन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हर बच्चे को होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत सीखने का मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे पधारे, समय निकाला। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसा शिक्षाविद हमसे मिलने आया और समय दिया, और पूरा मोशन परिवार, पूरे बच्चे जो भी हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सब कृतज्ञ हैं इस बात के लिए। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। थैंक यू।